Hello guys, welcome to MR Defense. Today we are going to do part 2 of fundamental rights, the remaining parts of the fundamental rights, remaining articles. Before that we will solve some MCQs based on the topics we have completed till today. Let's solve the first question. Here is on your screen. Question is, a citizen of India will lose his or her citizenship if he or she the question is asking how a person can lose its citizenship. ठीक है, तो you can go and watch the video on citizenship provided on our channel in a separate playlist. ठीक है, now देखते हैं. This is a previous year question 2016 सेकंड में आया है, ये CDS का है. ठीक है, renounces इंडियन सिटीजनशिप, बिल्कुल सही. ठीक है, इफ़ अ पर्सन renounces इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटियरली, ठीक है, थ्रू अ लेटर, राइटिंग लेटर में गवर्नमेंट को देता है, रिनाउंस करता है अपनी सिटीजनशिप, तो ही और शी विल लूज इंडियाज सिटीजनशिप. सेकंड है वॉलंटियरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल सही. इसका जो मैंने एग्जांपल बताया था वो बताया था अक्षय कुमार वाला. ठीक है, नेक्स्ट है मैरीज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है. तो इस तरीके से जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1 and 2 ओनली, सी सही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये सब इस पर लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जो भी नई व्यूअर्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट. ये 2017 में आया है, CDS का क्वेश्चन है. आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर डिटेन अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड. नहीं, ऐसा नहीं है, ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि अंडर ट्रायल है, तो उसमें आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होता. आर्टिकल 21 क्या बताया था? राइट टू लिव विथ डिग्निटी फुल लाइफ के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो आप आर्टिकल 21 है. नेक्स्ट है राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड नॉट इवन द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू वायलेट दैट राइट. यस, ये एकदम सही है. ठीक है, 2. नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 21 द वुमेन कैन मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल ये गलत है. नॉट ये डायमेंशन है, पर्सनल लिबर्टी की है. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि करेक्ट पूछा गया. अगर ये नॉट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, नॉट नहीं होता, इज अ डायमेंशन. बेसिकली एवरी वुमेन हैज़ द राइट टू चूज़. ठीक है, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस में भी उनके लिए पर्सनल लिबर्टी का ये डायमेंशन है. इस तरीके से आंसर जो डी है आपका 2 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया था करेक्ट कौन सा है. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. देखो, जब भी पेपर सॉल्व करना तो हाईलाइट कर लेना, नॉट करेक्ट पूछा गया है. ठीक है, प्लीज हाईलाइटेड. 2017 फर्स्ट में आया था CDS. पहला है एवरी, ठीक है, रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, इसका आर्टिकल मैंने बताया है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो पहला पार्ट है उसमें आप इसको देख सकते हैं. तो इसका जो आर्टिकल बताया है वो आपका आर्टिकल है 26. आर्टिकल कितना है? 26. उसमें ये दिया गया है. उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन shall have the right to manage its own affairs in matters of religion except some minor communities. बिल्कुल गलत. ठीक है, यहाँ तक ये सही था, जहाँ पे ये एक्सेप्शन लग गया वहाँ से फिर ये रॉन्ग हो गया. ठीक है, ये स्टार्टिंग का पूरा स्टेटमेंट आपका सही है. एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन shall have the right to manage its own affairs in matters of religion except के बाद से ये रॉन्ग है. ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नॉट करेक्ट. यही पूछा गया था, तो आपका आंसर ए हो गया. ठीक है, सही आंसर. बाकी आप पढ़ सकते हो स्टेटमेंट्स को, ये सभी सही है स्टेटमेंट्स. ये सब आपका आर्टिकल 26 में दिया गया है. अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप आई विल सजेस्ट कि आप प्लेलिस्ट जो बनी है फ्री माइंड मैप सीरीज़ नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा इस पर फंडामेंटल राइट्स नाम से चैप्टर. ठीक है, देख सकते हैं उस लेक्चर को. चलिए अभी आज का लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले है, हमने आर्टिकल 28 तक कवर कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू कवर आर्टिकल 29 to 30 दैट टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, फॉर द माइनॉरिटीज़ बेसिकली. बट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. You should remember that the term minority is not defined anywhere. अब minority can be आप बोल सकते हो minority can be on linguistic basis. आपका हो गया religious basis. और it may happen that since India is a very geographically very vast country, so somewhere a particular religion is in majority, or in some particular area. So how will you define? And in some एरिया लाइक लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, जो कहीं पे मेजॉरिटी है वो कहीं पे माइनॉरिटी होंगे, जो कहीं पे माइनॉरिटी हैं उनकी कहीं पे मेजॉरिटी होगी. तो इन दिस मैनर, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया कि माइनॉरिटी है क्या. एक्चुअली दिखाई दिया ही नहीं गया, एनीवेयर डिफाइन ही नहीं किया गया कि व्हाट एक्चुअली द वर्ड माइनॉरिटी मीन्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 29. आर्टिकल 29 स्टेट्स दैट राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. जो भी आपका यूनिक लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्चर है, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द country, they are provided the right to conserve their
distinct culture, language and scripture. Now, this right grants protection to both religious and linguistic minority. You should remember this, that it is for both applicable for both religious and linguistic minority. ठीक है. Moving on to next, Article 30. Article 30 is basically talks about rights of minority to establish and administer educational institution. ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बेसिकली ये बात करते हैं. ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देख यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले तो यही है कि ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू इस्टेब्लिश. पहला है ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट, माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं. सेकेंड आपका है कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट. कंपनसेशन अमाउंट मिलता है कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा. ठीक है, कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट. सेकेंड थर्ड है इसमें स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड. ठीक है, एड देने में स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. इन ग्रांटिंग एड द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक, ये आपको 3 बातें इस पर याद रखनी है. नेक्स्ट मूव ऑन टू आर्टिकल 31. आर्टिकल 31 बेसिकली क्या था, हटा दिया गया है. आर्टिकल 31 बेसिकली क्या किया गया, हटा दिया गया. अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. तो आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 क्या था, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था. राइट टू प्रॉपर्टी था, अब नहीं है. ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, अभी 300A में पहुंच के ये क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या आप उसको बोलते हो लीगल राइट. ठीक है, लीगल राइट भी बोल सकते हो. ठीक है, अभी आपका ये क्या हो गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 31. इसको हटाए कौन से अमेंडमेंट से था, तो याद रखना है 44th अमेंडमेंट. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया. ये कब हुआ था, 1978 में. ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है बस, और कुछ एग्जाम से रिलेटेड इसमें नहीं है. ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 32. आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. कुछ रेमेडीज़ हैं, देखो मेयर एक फंडामेंटल राइट्स के डिक्लेरेशन से आप लागू नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है. सो देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी, देयर मस्ट बी समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, सो डॉक्टर B.R. Ambedkar called Article 32 as the very heart and soul of Indian Constitution. So this is the line by he said during in the Constituent Assembly, B.R. Ambedkar. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर्टिकल 32 में बेसिकली क्या होते हैं, कुछ रिट्स के बारे में बात किया जाता है. ठीक है, कुछ रिट्स के बारे में बात किया जाता है. अच्छा, अभी किसको डिफेंडर बनाया गया है, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, सिटीजन्स के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए कौन गारंटर है, आपका सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, गारंटर भी है और डिफेंडर भी है, उनको डिफेंड भी करेगा. ठीक है, डिफेंडर भी है. Now let's talk about what are the writs given in Article 32. Writs. First thing is that it is Supreme Court issue under Article 32. Under Article 32, Supreme Court issues writs. Certain types of writ. Writ is basically a certain type of order or a degree. ठीक है, orders होते हैं basically. And by Article 226, High Court issue writs. ठीक है, High Court issue writs. ये आपको याद रखना है. ये बेसिकली रिट्स आप ऐसे समझिए, ऑर्डर होता है. ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर होता है. ठीक, नेक्स्ट इस पे चलते हैं. अभी कुछ टाइप्स के जो रिट्स हैं उनके बारे में जानते हैं. पहली है हैबियस कॉर्पस. फर्स्ट हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस का जो इट इज़ बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है. एक साइड दिया होगा आपका वर्ड दिया होगा, जैसे लेट से हैबियस कॉर्पस हो गया, दूसरे साइड दिया गया होगा टू हैव द बॉडी ऑफ, एंड आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग मैच करना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड है मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड. इसको भी डिटेल में करेंगे लेकिन थोड़ा सा. थर्ड है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन एज वी नो, प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है रोकना, टू प्रोहिबिट. अब किसको रोका जाता है इस रिट के थ्रू, वो हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट क्यू वारंटो. क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किसके अधिकार से आप हैं. ठीक है, सर्टियोररी ना. नेक्स्ट है, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है, देखो इंडिया में 4 तरीके की सिर्फ ये रिट्स हैं, बाकी जो US कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिट्स एक एक्स्ट्रा ज़्यादा दी गई है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिट्स. रिट्स के बारे में अभी पूरा डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा. हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस को सुप्रीम कोर्ट का इशू करता है व्हेन इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन. इसका सिंपल सा मतलब होता है, ये होता है इलीगल डिटेंशन को लेके. इतना याद रखना, इलीगल डिटेंशन को लेके. ठीक है,
कोई भी किसी को अगर इलीगली डिटेन करता है तो उसको उस पर्टिकुलर एक्स, देखो ऐसा है, एक्स ने भाई को डिटेन किया है तो एक्स को प्रोड्यूस किया जाएगा इस रेट के थ्रू कि भैया डिटेन क्यों किया है, रीज़न बताइए, ठीक है। इलीगल डिटेंशन के लिए होता है। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस इज बेसिकली इट इज़ अ कमांड issued by a court to public official asking him to perform his duty that he has refused or failed to perform। सीधा सा जो मैंडमस होता है इसके थ्रू क्या किया जाता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक सर्वेंट को ये इशू किया जाता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, जिसके लिए वो मना या फेल कर चुके हैं, ठीक है। मैंडमस ये कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। सबसे पहली बात ये हायर टू लोअर कोर्ट होता है, ठीक है। एंड इट इज़ बेसिकली प्रिवेंटिव इन नेचर होता है ये, ठीक है। इट इज़ हायर टू लोअर कोर्ट, ये आपको याद रखना है, इशूड बाय हायर टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन दैट डज नॉट प्रेजुडिस। मतलब ये होता है कि लोअर कोर्ट या मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर हाई कोर्ट के जो अथॉरिटीज़ है उसके ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर जजमेंट्स देने लगे तो उसका वायलेशन होगा, ठीक है। तो प्रोहिबिशन बेसिकली क्या किया जाता है कि टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट्स या लोअर अथॉरिटीज़ ट्रिब्यूनल्स इफ़ दे एक्सीड देयर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। और प्रोहिबिशन बेसिकली क्या होता है आपका? प्रिवेंटिव होता है ये, प्रिवेंटिव, ठीक है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव टूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है इशू, और हायर कोर्ट्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनको प्रोहिबिट कर सकता है किसी सर्टेन केस में, ठीक है, इन अ सर्टेन केस। Now next talk about certiorari. Certiorari is basically issued by higher court to lower court either to transfer a case, pending case basically, or squash the order of the lower court। मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया एंड उसको अगर स्क्वेश करना है तो रिट कौन सी रिट से करेगा? सर्टियोररी से करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा? स्क्वेश कर देगा, मतलब खत्म कर देगा, ठीक है। ये आपको इसमें भी याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट स्क्वेश कर देगा। इसके अलावा क्या होता है? कोई केस ट्रांसफर करना हो, मतलब हाई कोर्ट में 25 साल से चल रहा है कोई केस या 10 साल से चल रहा है, उसको हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट अगर ले जाना है तब भी क्या कर सकता है? एक इंडिविजुअल सर्टियोररी के यूज़ करके अपने केस को लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट ले जा सकता है। ये बेसिकली सभी जितने भी रेट्स हैं ये इंडिविजुअल्स के लिए इशू होती हैं, इंडिविजुअल इनको इशू करा सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करा सकते हैं या फिर आपकी जो कंपनीज हो गई हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, ये सब करा सकते हैं इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, सर्टियोररी में आपको ये बात याद और रखना, ये प्रिवेंटिव के साथ साथ क्या है? क्योर भी है। ये प्रिवेंट तो करती है लोअर कोर्ट्स को, इसके साथ साथ क्या है? क्यूरेटिव भी है। क्यूरेटिव का मतलब होता है कि इट एक्ट्स एज अ क्योर। क्योर क्यों ऐड करती है? क्योंकि कोई केस पेंडिंग डला है उसको अगर अपने पास बुला के अपने पास अपनी अथॉरिटी में लेके सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए क्यूरेटिव भी होता है। लास्ट वन इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो बेसिकली क्या होता है? इट इज़ इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। मतलब इट इज़ बेसिकली अगर हिंदी में बोला जाए तो ये होता है कि आप किस हक से उस अथॉरिटी पे हो। अगर कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, गवर्नमेंट जेई है, मान के चलो जेई है, तो उस अगर कोई किसी फ्रॉडुलेंट वे से अगर वो भर्ती हो गया है, ठीक है, जेई बना है, तो सुप्रीम कोर्ट या जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो क्यों वारंटो इशू करके पूछेंगे कि प्रूव योर लीगैलिटी टू द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें सुप्रीम कोर्ट देखो बताया था 32 में किसके लिए है? 32 आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 से हाई कोर्ट के लिए। तो इनके ज्यूरिसडिक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? रिट के ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का याद रखना है आपको, फंडामेंटल राइट्स के लिए ही केवल होता है, जबकि जो आपकी हाई कोर्ट्स होती हैं वो रिट आपकी फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा और भी जो पर्पस होते हैं उसके लिए भी इशू कर सकते हैं। सेकंड इज इशू अगेंस्ट द पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट कंट्री। इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? इनका स्कोप बड़ा होता है, स्कोप बड़ा होता है, ठीक है। स्कोप का मतलब पूरे कंट्री पे इनका जो लॉ है वो लागू होगा, ठीक है। वेयरएज जो हाई कोर्ट होती हैं इनका ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड होता है। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन मतलब कैसे होता है? इन द सेंस अगर पंजाब का हाई कोर्ट है तो पंजाब हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो वो पंजाब के अंदर ही वैलिड रहेगा, पंजाब स्टेट में ही वैलिड रहेगा। आप उसका रेफरेंस लेके यूज हो सकता है, लेकिन वो आप ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं होगा। वेयरएज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन रेट का इनका लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। अभी देखो, सिंस आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रेट पावर, ठीक है। तो इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है कि मुझे यूज़ नहीं करना रेट, ठीक है, या नहीं करना है। जबकि जो आर्टिकल 226 होता है, हियर सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर, ही सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट, ठीक है, मे रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट, ये याद रखना है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशूज़ रेट विच इज़ डिस्क्रिशनरी इन नेचर, हैंस हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट। नेक्स्ट है वही बेसिक डिफरेंस क्या होता है आर्टिकल 32 और 226 में। देखो, आर्टिकल 32 एप्लीकेबल फंडामेंटल राइट्स पे,
वेयर एज आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जितने भी हैं आपके, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपके फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, हो सकता है। आर्टिकल 226 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, बिल्कुल नहीं। क्यों ये सस्पेंड हो जाएगा? देखो लास्ट की क्लास में मैंने बताया था फीचर्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सभी सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आपका कौन सा, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। लिमिटेड स्कोप बताया था, वाइडर स्कोप, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया। इसका क्या होता है? कंसर्न्ड स्टेट, पंजाब का है ज्यूरिसडिक्शन तो पंजाब में ही वैलिड होगा, ठीक है। ये हमारा था रेट। अभी देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा आपसे रेट के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉक अबाउट आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 बेसिकली क्या करता है? एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट एफआर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल, मतलब जितने भी आपके आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल्स होते हैं इनके फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली क्या करता है? एब्रोगेट कर देता है या फिर क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। नहीं तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स से कुछ भी वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली पावर जो आर्टिकल 33 में वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहती है आपकी? वो पावर सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है किसके पास? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। इसमें याद रखना है पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, आर्म फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, इनके लिए इनकी रेस्पेक्टिव एक्ट जो बने हैं, उस जैसे एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट्स जो भी रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग ही डील होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 34, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन प्रोग्रेस। तो इस पर एक यही है कि आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। बाकी ये कंपैरिजन के लिए बना है किसके साथ? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से ये डिफरेंट कैसे है, ठीक है। अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल मार्शल लॉ इज बेसिकली लिमिटेड टू अ एरिया ओनली, ठीक है। अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स कंसर्न सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड सो ऑन, सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। वेयरएज जो नेशनल इमरजेंसी जब भी लगती है तब क्या होता है? कंटिन्यू रहती हैं जो गवर्नमेंट या फिर ऑर्डिनरी जो लॉ कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको 3 ग्राउंड पे इशू किया जाता है नेशनल इमरजेंसी को। कौन कौन से 3 ग्राउंड है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। वेयरएज martial law is imposed in some specific area of the country, that is where breakdown of law and order takes place. To maintain the law and order, article 34 is put into the action, ठीक है, that is your martial law, ठीक है। नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। वेयरएज नेशनल इमरजेंसी के लिए डिटेल्ड प्रोविजंस है आपके, कहाँ से? आर्टिकल 352 से आर्टिकल आपका 360, ये सब आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 बेसिकली आपका नेशनल इमरजेंसी है, तो पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी इट इज़ एक्सप्लिसिट एंड इट इज़ इम्प्लिसिट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं है, इसका ही मतलब है, इसीलिए इम्प्लिसिट है, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि नो स्पेसिफिक प्रोविजंस एट दैट टाइम, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, अभी चलते हैं 34 के बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है हमारा 35 बेसिकली क्या बोलता है? आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट पावर टू मेक लॉ कौन किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। पार्लियामेंट कुछ डायरेक्शन इशू करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके लिए कुछ इम्प्लीकेशंस देता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, अभी देखो कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसा कुछ क्रिटिसिज्म ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सेसिव लिमिटेशंस, ठीक है। आर्टिकल जो 35 बेसिकली वही लेजिस्लेशन होता है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, ठीक है, पार्लियामेंट को इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अभी क्रिटिसिज्म जानते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या होता है इनका। फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज किस किस बेसिस पे किया जाता है? क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहली बात तो ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं, किसके लिए? फॉर स्टेट, नेगेटिव इन नेचर फॉर स्टेट, नेगेटिव फॉर स्टेट गवर्नमेंट को ये रोकती हैं बेसिकली टू अप्लाई सर्टेन लॉज, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव इनका लिमिटेशंस है। सेकंड है इसमें नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स,
नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट्स। अभी आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिकली दे आर पॉलिटिकल राइट्स, दे एम्पावर द सिटीजन बाय गिविंग देम पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकली एम्पावर करते हैं इंडियन सिटीजन को, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। थर्ड है इसमें क्रिटिसाइज में होता है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत क्लैरिटी नहीं, क्योंकि देखो अभी जैसे बताया था माइनॉरिटी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि किस पे अप्लाई होगा, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को लेके क्या है। सेकेंड इसमें पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, जैसे मार्शल लॉ लगेगा तो पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन नहीं है। फोर्थ है आपका सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जब भी इमरजेंसी आपातकाल लागू होता है तब ये सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अभी हम इससे जो भी लेक्चर था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर में भी आई हुई है, तो देखते हैं कि इसमें टॉपिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है कि इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू सिटीजन्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता ही है, तो ये सही है। भी जब भी पेपर सॉल्व करो तो आप ये हाईलाइट कर लेना कि नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया, जो सही नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल, आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके बाद सी ऑप्शन है, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज़ नथिंग टू डू विथ फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है। तो यही आपका क्या हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। क्यों गलत है, अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी लॉ के लिए कौन सा आर्टिकल 226 जो आपका हाई कोर्ट का रहता है, ठीक है, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन रहता है, ये आप देखिए यहाँ पे अभी बताया था इसमें आपका ये आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसको मैं इसमें देखिए हाई, ठीक है, इसमें आप देखिए हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पज, दैट इज़ योर ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, उनके लिए ये इशू कर सकता है हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 में ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप पॉज करके एक बार इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैज़ द राइट टू कंजर्व इट्स, ये तो आर्टिकल देखो 29 हो गया आपका, अभी मैंने पढ़ाया था, ये कौन सा हो गया, आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 29 बेसिकली क्या करता है, टू कंजर्व, जो भी यूनिक कल्चर होता है या स्क्रिप्ट होती हैं या लैंग्वेज होती है उनको प्रोटेक्शन देता है, कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ, बिल्कुल सही है, ये आपका आर्टिकल 30 में आता है ये आपका पूरा, ठीक है, नहीं मना कर सकता है। द स्टेट शैल इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर मैनेजमेंट ऑफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये भी नहीं है, ये गलत है। द स्टेट शैल इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर रिलीजियस और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश, बिल्कुल सही, यही तो है आपका आर्टिकल आपका 30 है बेसिकली, ये सॉरी, ये आपका कौन सा है आर्टिकल, यही आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 में सभी माइनॉरिटीज़ को राइट दिया जाता है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अभी 2 और क्वेश्चंस बचे हैं शायद, देखते हैं इनको भी। अ रिट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेंड इलीगली, देखो इलीगली डिटेंशन के लिए क्या बताया था, हैवियस कॉर्पस बाय टू हैव द अथॉरिटी ऑफ, ठीक है, मतलब ये क्यों, ठीक है, हैवियस कॉर्पस बताया था इलीगली डिटेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कौन सी क्वेस्ट करती है, देखो सर प्रोहिबिशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये दो तो नहीं होंगे, मैंडेमस और आप 50-50 जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें एग्जाम में भी तो 2 ऑप्शन आप पहले ही निकाल दें, सोचें उनको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है बेसिकली लोअर कोर्ट्स को, ठीक है, इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू प्रोहिबिट इफ दे एक्सीड देयर ज्यूरिसडिक्शन। सर्टियोररी बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ द पेंडिंग केसेस एज वेल एज क्वेशिंग द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो यही आपका आंसर क्या हो गया इसका, डी इज़ द राइट आंसर। Thank you for watching and do like, share and subscribe the channel and we will keep posting such